उसके पीछे वाला सेक्रेड बीस्ट 5 एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट्स में सबसे खतरनाक जलता हुआ ड्रैगन का पुरखा आंखें धीरे धीरे बंद करके झुओ फैन ने गहरी सोच में डूबकर अपने दिमाग में 9 गुप्त रिकॉर्ड्स की प्राचीन रहस्यों को टटोला। आखिरकार उसे ये लिन के पीछे छुपा वो भयंकर जानवर मिल ही गया। हाँ, बिल्कुल ठीक, वो छोटी सी आग की चिंगारी जो उसने अभी अभी उछाली थी वो थी बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम, वही जो केओस के शुरू में पैदा हुई थी और बर्निंग स्काई ड्रैगन एंसेस्टर की थी। ये सोचते ही झुओ फैन का चेहरा एकदम से भारी हो गया। कहानियों के मुताबिक केओस की शुरुआत में सब कुछ यिन और यांग में बट गया था, इसलिए जब से ये दुनिया बनी हर चीज यिन और यांग में बटी है, यहाँ तक कि आग भी यिन और यांग की होती है। अगर किंगयान कुंपिंग ने उसे दी थी हरी आग जो यिन की आग थी और वेन शांत की लौ थी, तो ये बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम निश्चित तौर पर यांग की आग थी और वो योद्धा की लौ थी। जब बात आती है आत्मा को तराशने की, कल्टीवेशन को ऊंचा करने की, तो वेन की आग सबसे बढ़िया होती है और किंगयान तो वेन की आग में भी खजाना है, खजानों का खजाना। लेकिन जब बात आती है जानलेवा लड़ाई की, दुनिया को तबाह करने की, तो ये वू की आग सबसे ताकतवर होती है। इसलिए कुंपिंग को किंगतियान नीला आकाश कहते हैं, जो दुनिया के नियम कायदे बनाए रखने और सभी प्राणियों को पालने पोसने पर जोर देता है। लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर, वो तो बस हिंसा और तबाही का तूफान था जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता था। ये दोनों लपटें एक दूसरे से मिलती हैं, बदलती रहती हैं और ये दिखाती हैं कि हेवन और अर्थ के बीच जीवन और मृत्यु का रास्ता कैसा होता है। इसलिए भले ही झुओ फैन और ये लीग दोनों के पास सीक्रेट बीस्ट की विरासत थी, लेकिन एक की ताकत थी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में और दूसरे की ताकत थी लड़ाई में, जैसे कोई गॉड हो। दोनों की ताकतें अलग अलग थीं। अब अगर झुओ फैन और ये लीग की तुलना करें तो अगर बात कल्टीवेशन की रफ्तार की हो तो झुओ फैन को यकीन था अगर वो चाहे ध्यान लगाकर दुनिया की फिक्र छोड़कर बस कल्टीवेशन करे तो 3-5 साल में वो उस लड़के की बराबरी कर लेगा। लेकिन अभी तो बात थी रणभूमि की, जहां वो एकदम से पिछड़ गया। सिर हिलाकर वो बेबस हो गया। उसकी वेन की आग और हरी किंगयान कैसे उस लड़के की वू की आग गोल्डन फ्लेम का मुकाबला कर सकती थी जो केओस में ही तराशी गई थी। वेन और वू जैसे कोई विद्वान सिपाही से भिड़ जाए बात ही नहीं बनती, बस मार खाने की नौबत आती है। खुशकिस्मती से उसके पास जवाबी ताकत बिल्कुल नहीं थी, ऐसा भी नहीं। भले किंगयान लड़ाई में कमजोर हो, लेकिन जिले पर्पल थंडर तो लड़ने में माहिर थी। जिले की मदद से वो गोल्डन फ्लेम से टक्कर ले सकता था। लेकिन अफसोस, जैसा ये लीक ने देख लिया था, झुओ फैन के शरीर में ताकतें बहुत थीं, लेकिन वो किसी में माहिर नहीं था। उसके शरीर की पर्पल थंडर भी उतनी ताकतवर नहीं थी। अगर सचमुच मुकाबला हुआ तो शायद वो किंगयान से भी कमजोर पड़ जाए। अरे दादी माँ की, मैंने तो 9 गुप्त रिकॉर्ड्स हासिल किए, पुराने नए सारे रहस्य मेरे पास हैं, लेकिन इसने मुझे गलत आदत भी दे दी, हर चीज में हाथ मारने की, लेकिन किसी में माहिर न होने की। अब सामने था ये लीक जो उसकी बराबरी का मास्टर था। उसके पास ढेर सारे हथियार थे, लेकिन कौन सा निकाले ये समझ नहीं आ रहा था। सचमुच आंसू निकल रहे थे। अगर वो हार गया तो बहुत गलत होगा। माथे को थाम कर झुओ फैन बेबस सा रो पड़ा और आह भरी। फिर वो शांत हुआ और सोचने विचारने लगा, लेकिन जितना सोचता उतना लगता कि उसकी जीत की उम्मीद बहुत कम थी। ये लीक की उंगलियों का एक झटका और गोल्डन फ्लेम की एक चिंगारी एक 4 कमियों वाले मास्टर को पल में राख कर सकती थी। ये दिखाता था कि उसकी गोल्डन फ्लेम कितनी ताकतवर थी और ऊपर से ड्रैगन एंसेस्टर से मिली उसकी तमाम ताकतें और मार्शल आर्ट्स। इस लड़ाई का नतीजा सचमुच बहुत खतरनाक था। भौहें सिकुड़ गईं और झुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया। और जब वो गहरी सोच में डूबा था, ताइकिंग सेक्ट और हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट के बीच की निजी लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। पहले तो हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट ने चालाकी दिखाई, अपनी ताकत बचाकर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर ये लीक का गुस्सा देखा जिसने एक आदमी को पल में मार डाला। इससे वो डर गए और फिर कोशिश करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए अगले कुछ राउंड में हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट की लड़ने की हिम्मत पूरी तरह टूट गई और वो ताइकिंग सेक्ट से लगभग हर बार हार गए। इसके बाद उनकी भिड़ंत हुई मो यान सेक्ट से, लेकिन मो यान सेक्ट तो ताइकिंग सेक्ट की तरह दयालु नहीं था। जैसे ही जंग शुरू हुई वो तो बस जान लेने पर उतारू हो गए। कई बार तो हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट के डिसाइपल को हार मानने का मौका भी नहीं मिला और वो सीधे मार दिए गए। इससे उनकी भारी हानि हुई। आखिरी कुछ मुकाबलों में हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट ने बस हार मान ली और डेविल डाउ को बेरहम, नीच और गंदा कहकर कोसने लगे। लेकिन जिन लोगों ने उनकी पाखंडी सूरत पहले ही देख ली थी, वो सब जोर से चिल्लाए और उनकी बेइज्जती करके बोले कि ये तो बस उनकी करनी का फल है। आखिरकार मो यान सेक्ट और ताइकिंग सेक्ट की जंग शुरू हुई। पता नहीं गॉड की मर्जी थी या नहीं, लेकिन पहला राउंड ही दोनों के लीडरों का था। यानमो स्टेज पर चढ़ा। उसकी आंखों में एकदम सख्ती थी और चेहरा उत्साह से चमक रहा था। उसका ये रवैया देखकर वू किंग्क्यू भी मुस्कुराया। पहले की सारी उदासी छू मंतर हो गई और वो सिर ऊंचा करके स्टेज पर चढ़ गया। यानमो, तुम्हें भी जाओ, डेजू की तरह करना चाहिए, 2 बार भागो और फुर। वो किंग्क्यू ने यानमो की आंखों में टकटकी लगाकर देखा और जोर से हंसा। ये सुनकर यानमो का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया और वो बोला, बकवास, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं उस कायर से कैसे तुलना कर सकता हूँ? वो किंग्क्यू, आज मैं तुमसे लड़ूंगा बिना रुके, ठीक है?
बस यही बात चाहिए थी, आजा। हा हा हा। वो किंग्क्यू जोर से हंसा, उसका घमंड आसमान छू रहा था और वो बहुत उत्साहित था। यानमो भी मुस्कुराया और उसके हाथों में मुद्रा बननी शुरू हो गई। अचानक उसके पीछे दो सांपों का एक घेरा उभरा जो एक दूसरे को काट रहे थे और नीली लाल लपटें आपस में लिपट रही थीं। उसी पल आसपास का तापमान इतना बढ़ गया कि दर्शक दीर्घा में भी गर्मी महसूस होने लगी। जज एल्डर की भौहें कांप उठीं। वो हैरान था और बुदबुदाया, ये रियल्म्स का क्षेत्र है और इस लड़के की ताकत इतनी ज्यादा है कि यहाँ का कनेक्शन वर्ल्ड भी उसके क्षेत्र को रोक नहीं पा रहा। सचमुच कमाल है। ये देखकर शुआंगलोंग सुप्रीम की आंखें भी चमक उठीं और वो हैरानी से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस शुआंगलोंग मीटिंग में इतने मास्टर मिलेंगे। भले ही जुओ फैन और ये लीग जैसे राक्षसी प्रतिभाएं न दिखी हों, लेकिन बाकी लोग भी सच्चे जीनियस थे। जैसे ये यानमो, दोनों सुप्रीम ने एक नजर में देख लिया कि उसके पास यिन और यांग की दोहरी आग थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इन दोनों लपटों का संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। ये यान मो इतनी मजबूती से इन दोनों लपटों से बना यिन यांग का क्षेत्र बना सकता था, ये वाकई में गजब की प्रतिभा थी। वो किंग्क्यू ने जब इस यिन यांग क्षेत्र को देखा और गर्मी की लहरों को महसूस किया तो उसकी आंखें भी चमकी। वो तारीफ करता, लेकिन फिर भी हंसकर बोला, यानमो, शुरू में ही सोल रिलीज कर दिया? ये तो या तो जान देने की तैयारी है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम जीत तो गए ही हो। बेहतर है एक बार बंदूक चलाओ और भाग जाओ। बकवास। ना मैं मरने की सोच रहा हूँ और ना मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा लूंगा। बस मौका मिला है और मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ना चाहता हूँ, बस। वाह, ये हुई ना बात। भले ही मैं राइचस पाथ पर हूँ, लेकिन मुझे तुम जैसे डेविल डाओ वाले लोग अच्छे लगते हैं, सीधे साधे, बिल्कुल पाखंडी नहीं। हा हा हा। वो किंग्क्यू जोर से हंसा। उसकी आंखों में उत्साह और खुशी की चमक थी। बज, एक कंपन की आवाज गूंजी। वो किंग्क्यू ने आंखें धीरे से बंद की और वो बहुत शांत था। उसके पैरों तले में काले और सफेद क्यूई की तरह का एक चक्कर चल रहा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोगों ने देखा और पाया कि न जाने कैसे वो किंग्क्यू के पैरों तले एक विशाल यिन यांग टाइची का चित्रा बन गया जो लगातार घूम रहा था। यानमो का काला क्षेत्र जैसे ही टाइची के दायरे में गया, वो फुर्र से गायब हो गया और एक साफ धारा में बदलकर उसमें ही घूम गया। ये देखकर यानमो की भौहें सिकुड़ गईं और वो स्टेज में खोकर देखने लगा। हार गया।